नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि सब तरफ हरियाली हो, फसलें भी लहलाती हो, अब तो बारिश तुम आ जाओ, तुम भी जीवनदायिनी कहलाती हो। वर्षा का ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और इस बरसात के मौसम में, जिसे हम मानसूनी फसलें भी कहते हैं, इसमें खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। खरीफ की कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी सब्जियां इस दौरान उगाई जाती है, पशुओं का रखरखाव किस प्रकार इस वर्षा ऋतु में होना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको शर्मा जी का परिचय करवा देते हैं। रमेश शर्मा जी जिला शिमला की डूमी पंचायत भी इनकी वही पड़ती है और गांव भी उनका भी पड़ता है, वहाँ से संबंध रखते हैं और ये उस क्षेत्र से उप प्रधान भी रहे हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक सक्सेसिव फार्मर यानी सफल किसान के रूप में ये बतौर विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। शर्मा जी, जैसा कि हमने कहा कि बरसात का मौसम अब प्रारंभ हो चुका है जी, और इसे मानसून भी कहा जाता है। हाँ जी, और जब हम खरीफ फसलों की बात करते हैं तो उसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो मैं सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगा कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है जो इस ऋतु के दौरान उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो हमारी मेन फसलें होती है, जैसे मक्की है, धान है और बत्थू है, कौड़ी है, इस तरह की जो हमारी मानसूनी फसलें होती है। दलहन में जैसे आपके राजमा है, उड़द है, मूंग है, रौंगी है, इस तरह की जो है हमारे दालें इस मौसम में होती है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च है, करेला है, तोरी है, भिंडी है और अदरक की फसल है, आपके हल्दी है, अरबी है, गंडेहाली है। इस तरह की बहुत सी सब्जियाँ और फसलें जो है तो इस मौसम में होती है, जो एक बरसाती मौसम होता है या मौसम फसलें भी इनको कहते हैं, खरीफ की फसलें भी इनको कहते हैं। तो ये बहुत सारी फसलें और सब्जियाँ हैं जो इस मौसम में होती है। शर्मा जी, जैसे कि आपने विभिन्न फसलों के बारे में बताया, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे दलहनी फसलों के बारे में, अब हम क्रमवार जी, इसका किस प्रकार उत्पादन किया जा सकता है, कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ में मक्की हो गई, ज्वार हो गई, कपास हो गई। हाँ जी। तो जब हम मक्की की बात करते हैं तो उसकी जब हम बुआई करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जोशी, सबसे पहला तो हमारे को जब बुवाई का मौसम आएगा आपके लगभग मई एंड या जून फर्स्ट में 15 जून के बाद जो है तो उसकी बुआई की जाती है। तो सबसे पहला तो बारिश का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने मक्की बोनी है तो बारिश होनी चाहिए, नमी चाहिए खेत में। फिर खेत को तैयार करना है, लगभग 2 बारी उसको हल जोतना है, फिर उसमें जो खरपतवार है वो हटाना है। उसके बाद आप मक्की की बुआई कर सकते हैं। अच्छा, बुआई के बाद जब वो मक्की थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लगभग 3-4 इंच की हो जाएगी, फिर एक उसकी हल्की गुड़ाई करते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो नरम रहे और पौधों को आसानी से जड़ें जो है तो फैले। शर्मा जी, कई बार हम देखते हैं कि वर्षा जो है बहुतायत में हो जाती है। जी, हालांकि किसान तो प्रार्थना करता है कि हाँ, उसी मात्रा में हो जितनी उसकी आवश्यकता हो। जी। तो उस जल निकासी के लिए खेत को किस तरह से तैयार करना चाहिए? आपने जोशी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कई जगह कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो खेत है वो चिकनी मिट्टी वाले होते हैं, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आपको फसल, वो जो आपने बीज बोया है उसको साड़ देगा, सड़ जाएगा, बीज उगेगा नहीं। इसके लिए जो उसमें ड्रेनेज सिस्टम, जैसे खेत की ऊपरी साइड या साइडों से पानी की निकासी, ताकि खेत में पानी खड़ा ना हो और ज़्यादा जो आपके बरसाती पानी जैसे बाहर से बहता हुआ आता है वो खेत में जाए, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खेत में जाएगा तो आपकी फसल को नष्ट कर देगा। जी, तो ये कहने का मतलब है यदि मक्की के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम बात करें, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि खरपतवारों को हटाना है, तो इसमें कोई, क्योंकि वैसे तो आज के समय में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का ही दौर चल रहा है, हाँ जी, तो इसमें खाद वगैरह का किस प्रकार से प्रयोग
करना पड़ता है और कितने समय पर करना पड़ता है? जो हमारी अगर तो खाद आपने बाजारू खाद डालनी है तो वो तो जैसे आपकी फसल बड़ी हो गई, लगभग 2-3 फुट की एक गुड़ाई कर ली और बारिश आ रही है, वो भी आपको बारिश के समय में ही डालनी पड़ेगी। अगर आप धूप में डालेंगे तो वो फसल को नष्ट कर सकती है। और जो हमारी लोकल खाद है गोबर की, वो आप उससे पहला डाल सकते हैं। जैसे आपने मक्की बोनी है, उससे पहला लगभग आप 1 महीना 15 दिन पहले भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो है तो खेत को सर्दियों में तैयार करके रखते हैं, उसमें गोबर खाद डाल के तैयार करके, और जब मक्की बोने का समय आया तो उस टाइम जो है तो मक्की बो देते हैं। यानी कि जो हमारी खाद गोबर की खाद है वो पहला पड़नी चाहिए उसमें। कुछ लोग तो गुड़ाई के बाद भी डालते हैं, लेकिन जो एक खाद का प्रॉपर फसल के लिए लाभ होगा वो पहला डाल के होगा, अगर आप बुआई से पहला उसमें मिट्टी में मिक्स करते हैं। जी शर्मा जी, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास को रेशेदार फसल भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इनकी बुआई के समय क्या किन किन बातों का, क्या इनकी बुआई भी इसी दौरान होती, जैसे आपने कहा कि मई का एंड या जून का प्रारंभ और जुलाई का महीना, तो इसको किस प्रकार से बोया जाता है? जी, जो आपके बाजरा और कपास है, कपास तो हिमाचल में कुछ एक क्षेत्रों में होता है, हर जगह कपास नहीं होता। पर जो बाजरा या दूसरी गन्ना है, ज्वार है, ये लगभग इसी मक्की के टाइम में जून में इसकी बुआई की जाती है। कई जगह इसको जुलाई में भी करते हैं, लेकिन जो इसका ठीक समय है वो जून में इसकी बुआई की जाती है। जी, अब जैसे हमने बात करी सोयाबीन वगैरह को लेकर के, तो हाँ क्या ये मक्की के साथ ही इसकी उपज पैदा हो जाती है कि इसके लिए अलग से करना पड़ता है? नहीं, ये मक्की के साथ हो जाती है। उससे एक खेत पे एक साथ आप 2 फसलें ले सकते हैं। मक्की भी हो जाएगी, क्योंकि मक्की की हाइट जो है तो ज़्यादा होती है। मक्की की जो फसल है ऊपर लगती है, आपके जो सोयाबीन है वो नीचे रहेगा जी। तो इसलिए आप डबल फसल भी ले सकते हैं। और मक्की के साथ आप और भी कई फसलें ले सकते, दालें ले सकते हैं, जैसे राजमा है, उड़द है, मूंग है, रौंगी है। या आप मक्की के बीच में लगा सकते हैं और आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा, डबल मुनाफा हो जाएगा कि आपकी मक्की की फसल पूरी आ रही है और दालें भी आपको पूरी मिल रही है। जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए बहुत लाभकारी है। जी, अब जैसे कि आपने कहा कि तिलहनी फसलें भी इसी मानसून के दौरान होती है। हाँ जी, हाँ जी। उस विषय में यदि बात करें तो तिलहनी फसलों को किस प्रकार इसकी पैदावार की जा सकती है, और इसकी मतलब जो बुआई करते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या इसमें भी गुड़ाई की ज़रूरत होती है, इस पर भी आप बताएं। देखिए, तिलहन जैसे है, आपके तिल हो गया, कौनी हो गई और दूसरा बत्थू हो गया, ये भी मक्की के साथ साथ ही बोए जाते हैं और इसकी गुड़ाई भी मक्की के साथ होती है। क्या होता है जोशी जी कि जैसे खेत की मेड़ हो गई, किनारा हो गया, कई लोग बीच में भी, पर मक्की के बीच में लगा के इतना अच्छा आपको बेनिफिट नहीं देगी जितना आपने साइड में लगा के देगी। जैसे उसकी बीड़ में लगा दी, खेत की ऊपरी भाग में लगा दी, साइड में लगा दी, तो आपकी मक्की की फसल भी आ रही है और वो भी आपको पूरी फसल मिल रही है उसकी। आप चाहे उसमें कौनी लगाओ, आप चाहे बत्थू लगाओ, चाहे तिल लगाओ। तिल देखा आजकल बाजार में अच्छा रेट मिलता है तिल का भी, तो गुड़ाई भी जैसे मक्की की गुड़ाई करेंगे उसे उसकी गुड़ाई भी करेंगे। थोड़ा उसका होता है कि उसका बीज जो है तो बारीक होता है, वो ज़्यादा गिर जाता है। जब आप उसकी बुआई करेंगे तो उसकी छिंटाई करनी पड़ती है। अगर आप उसको वैसे ही रखेंगे, किसान भाई अगर उसको वैसे रखेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बहुत घना जिमाई हो जाएगी उसकी, तो उसकी अच्छी फसल निकलेगी। इसलिए उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा वो जितना मतलब 3-4 इंच की गैप में उसका पौधा होना चाहिए, तब उस पर अच्छी फसल निकलेगी। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि यदि वैसे हम देखें तो खरीफ की फसलें रबी से ज़्यादा होती है, कहने का मतलब। हाँ, बरसात के मौसम में जो विभिन्न प्रकारों की जो फसलों को लिया जा सकता है। बिल्कुल, बरसात की फसलों में तो बहुत फसलें होती है। ये समझो कि आपके रबी की फसल में आपके 30% होगी, आजकल 70% फसलें जो है तो सब्जियां और फसलें जो मौसमी है। वैसे अब तो कुछ एक लोग बेमौसमी सब्जियां भी उगा रहे हैं या बेमौसमी फसलें भी उगा रहे हैं, लेकिन जो मौसमी है, जो जिसको खरीफ और रबी की फसलें बोलते हैं, तो उसमें रबी के निस्बत खरीफ की फसलें ज़्यादा होती है। वो चाहे आपके दलहन है, आपकी सब्जियाँ है, आपके अनाज है, वो ज़्यादा होते हैं। जी, तो कहने का मतलब है कि मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम तथा ध्यात्वा एवं ज्ञात्वा अन्नम दोषो न लिप्यते। अन्न को ब्रह्म स्वरूप भी कहा गया है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि ब्रह्म स्वरूप तभी होगा जब प्रकृति की भी अनुकूलता रहेगी। हाँ जी, व्यक्ति विशेष जो उसमें कर्म करेगा, उसका उत्पादन करेगा, जी, उसका ध्यान करेगा, हाँ तभी जाकर के ये सब, जब सभी चीज़ें समाहित होगी तभी जाके वो ब्रह्म स्वरूपाय बनेगा। बिल्कुल।
शर्मा जी, सब्जियों के बारे में आप बता रहे हैं खरीफ की, जी। इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप क्रमवार बताइए कि जो सब्जियां लगाई जाती है, ये मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि मक्की एक ऐसी मेन फसल है कि जिसके साथ साथ आप इन हाँ, सभी और भी चीज़ों बहुत का फसलें भी ले सकते हैं आप। तो अब आप सब्जियों के विषय में भी थोड़ा बताइए। सब्जी जैसे आप शिमला मिर्च लगाते हैं जी तो उसके साथ आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं। जैसे आपने मूली लगा दी, उसमें जी शलगम लगा दिए एक, क्योंकि उसकी एक पट्टे बनाते हैं छोटे छोटे, जिसमें लगभग 100 पौधा या 50 पौधा, तो उसमें बीच में गैप रहता है, इधर को भी गैप रहेगा, आपके इस साइड को भी गैप रहेगा। तो उसमें वो अगर आप मूली लगा लो, शलगम लगाओ, तो वो फसल भी आपको मिलेगी उसके साथ। दूसरी आपके जो बेलदार पौधे हैं, इसमें दूसरी फसल नहीं लगा सकते क्योंकि इसका ऊपर एक झाड़ बन जाता है। जैसे आपके करेला हो गया, तोरी हो गई, लौकी हो गई। लौकी आप वैसे साइड में लगा सकते हैं क्योंकि लौकी के लिए उस पर झांबा लगाने की या किसी कैन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पेड़ों में के साथ भी लगाएंगे तो उसकी बेलें जो तो पेड़ों में चली जाएगी और अच्छी फसल देगी आपको। शर्मा जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक आवश्यक सूचना हम दर्शकों को दे दें कि आप हमारे डीडी हिमाचल चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर भी जो है हमें फॉलोअप कर सकते हैं, और आप टीवी स्क्रीन पर भी हमारा जो फ्लैश हो रहा है, आप इसको देख करके जो हमें फॉलोअप कर सकते हैं। तो शर्मा जी, हम बात कर रहे थे सब्जियों को लेकर के। आपने कहा कि मक्की के साथ जो है हम विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। जी शर्मा जी, देखिए, जब कोई फसल का उत्पादन किया जाता है, हाँ जी, तो कीट रोग भी उसको प्रकोपित करते करते हैं। बिल्कुल। एक किसान बागवान, क्योंकि वो आम व्यक्ति होता है, आम नागरिक होने के कारण कई बार मैं समझता हूँ कि बीमारियों का पता भी नहीं लग पाता है। बिल्कुल। वैसे तो देखिए, एक थंब रूल होता है जो आपको छोटी मोटी बीमारियों का पता लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आजकल जो बरसात का मौसम है, इसमें हर चीज़ में रोग लगने की ज़्यादा आशंकाएं रहती है। कीट पतंगे बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। जो आपने सब्जी लगाई है, कोई भी फसल लगाई, अगर उसमें कोई इस तरह के आपको प्रकोप नज़र आ रहे हैं, तो आप जो हमारे ब्लॉक लेवल पे है या जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है कृषि विभाग के, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनको अपने साथ वहाँ साइड पे भी ला सकते हैं, या उसका कोई नमूना आप उनको ले जाके बता सकते हैं कि भाई इस तरह की हमारे फसल में जो कोई बीमारी आ गई है। या कई तरह के कीट पतंग होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कई तरह के कीट पतंग होते हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान करते हैं। शर्मा जी, जो मुख्य में मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो एक आम ऐसे रोग होते हैं जिसको आप किसान बागवान स्वयं भी जो है पहचान लेते हैं और उसका उपचार भी कर लेते हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से होते हैं? यदि मान लीजिए कोई गंभीर महामारी या कोई रोग आ गया, उसके लिए तो आपको विशेषज्ञ को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन जो छोटी छोटी कॉमन डिजीजेज होती है, जिसे हम छोटे छोटे रोग बताते हैं, वो कौन से होते हैं जो अक्सर इस बरसात के मौसम में ग्रसित करते हैं फसलों? एक तो जैसे शिमला मिर्च में या आपके जो काली तोरी बोलते हैं, उसमें एक रोग लगता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं जी, तो पतझड़ रोग भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए एक दवाई मिलती है बाज़ार में, उसकी स्प्रे करते हैं उसमें। वो एक दूसरी लगती है, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, फंगस लगती है एक। उससे क्या होता है कि पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है, और वो रोग ऐसा है कि जब एक बार शुरू हो गया हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आगे से आगे फैलता है वो। उसके लिए जो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि अगर उस पौधे को उखाड़ा ना जाए, वैसे ही रखा जाए, तो आगे कम बढ़ता है। अगर उसको पट के बाहर फेंक देते हैं तो वो रोग ज़्यादा आगे बढ़ना है, जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया अपनी खेती में। तो एक तो वो रोग है, उसके लिए एक दवाई मिलती है जिसकी उसकी स्प्रे करने से वो रुक सकती है। और दूसरे कुछ जैसे आजकल जैसे आपने दवाई का कहा, एक तरफ हम आज जैविक और प्राकृतिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या इसका उपचार इस माध्यम से भी संभव है? क्योंकि हम चाहेंगे कि हम ज़्यादातर फर्टिलाइज़र इसकी ना बात करके ऑर्गेनिक और प्रकृति की तरफ, जो प्राकृतिक खेती है उसका रुझान की यदि हम बात करें, हाँ जी, तो उस पर आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से उपचारित किया जा सकता है? देखिए, जो हमारा अपना लोकल फार्मूला है एक दवाई बनाने का, वो जैसे आपके गौमूत्र होता है जी, उसमें इस तरह की पत्तियाँ डालो
बहुत सी वनस्पतियाँ हमारे इस प्रकृति ने दी है, तो उस तरह की कुछ उसमें वनस्पतियाँ पत्तियाँ डालो, जैसे निर्मुंडी हो गई, कुछ और तरह के पौधे होते हैं जो पशु नहीं खाते, या तो कड़ुए होंगे खाने के लिए, उसमें गंध होगी उन पौधों में, उस तरह के जो उसमें पत्तियाँ उस गौमूत्र के अंदर डालो, और एक हफ्ते बाद, लगभग एक हफ्ते बाद वो तैयार हो जाएगा, उसका छिड़काव करो। लगभग 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र लेके उसका छिड़काव करेंगे तो भी आपके बहुत से रोग जो है रुक जाएंगे। जैसे आपके कोई कीट, उसमें कीट लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है किसी भी चीज़ में, टमाटर है, शिमला मिर्च है, कोई भी चीज़, तो वो कीड़ा रुक जाएगा। या आपके फूल झड़ रहा है तो वो भी उससे, उस छिड़काव से रुक जाएगा। क्योंकि जो हमारे फसलों को जो भी कोई कीट पतंग नुकसान कर रहे हैं, उसकी गंध से और जो गौमूत्र का थोड़ा तिखापन होता है, उसे या तो कीट मर जाएंगे या फिर वो वहाँ से भाग जाएंगे, उस पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। और दूसरी जो हमारी फर्टिलाइज़र जो बाजारू दवाइयाँ है, उसे एक नुकसान हमारी ज़मीन को हो रहा है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी उसके साथ नष्ट हो रहे हैं, जो कि हमारी ज़मीन को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, या जो मिट्टी को नर्म रखते हैं जिससे पौधे को बढ़ने में सहायता मिलती है, वो कीट जो है तो, या वो कीटाणु जो उसमें सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम मेरा मानना है कि कम से कम जो हमारी फर्टिलाइज़र है उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ हमारे को ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि एक किसान होना, प्रकृति के साथ जुड़ना, जुड़ाव जो है बड़ा ज़रूरी है। दर्शकों, तभी कहते हैं कि बीइंग ए फार्मर मीन्स शेकिंग हैंड विद नेचर। नेचर के साथ जब आप जुड़ोगे, प्रकृति के साथ जुड़ोगे जी, तो इस तरह का आप उत्पादन भी ले पाओगे और जो समस्या है उसका निराकरण भी कर पाओगे। शर्मा जी, आज के विषय का जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, दूसरा घटक है पशुपालन। जी, पशुपालन भी कृषि का ही एक घटक है, एक शाखा है। पशुपालन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बरसात का मौसम है, रख रखाव बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी जोशी जी, जैसे अभी आपने नेचुरल फार्मिंग में बात करी, गौमूत्र की, काउडंग की, गोबर की बात करी, तो पशु से होगा। जब पशु स्वस्थ होगा तभी उससे प्राप्त होगा। हाँ जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने कृषि करनी है तो पशु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। पशु के बिना खेती नहीं हो सकती, खेती के बिना पशु नहीं रह सकते। तो जो हमारे पशु का रख रखाव आजकल सबसे ज़्यादा कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कीचड़ ज़्यादा होता है, तो उनको कीचड़ से, जैसे आपके दूध देने वाले पशु है या दूध देने वाले नहीं भी पशु है, पर दूध देने वाले पशु ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपके कीचड़ में रहेंगे तो उनके लिए एक तो जो उनका रहने की जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब तो सरकार ने भी गौ शेड दिए हैं, उसमें पक्के फर्श हो और प्रॉपर गौमूत्र के लिए, पानी के लिए, साफ़ करने के लिए जो है तो प्रॉपर निकासी होनी चाहिए, ताकि उनके बैठने की, सोने की जगह साफ़ सुथरी रहे। अच्छा, जैसे हमारे पहला ओबरे बोलते थे या कई जगह ग्वैंड बोलते थे, अगर इस तरह की है अभी भी तो उसमें सूखी पत्तियाँ, जैसे मौसम साफ़ है उस टाइम सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करके रखते हैं हम, और जब वो मौसम ख़राब हुआ, बारिश हुई, तो उनके बीच 2 टाइम सुबह और शाम को बिछा दी, ताकि उनके सोने के लिए आरामदायक हो। और दूसरा ये कि जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कंटिन्यू गीला घास, अगर जैसे बारिश हो रही घास काट के लाए और दे दिया तो लगातार नहीं दे सकते, बीच बीच में दे सकते, लेकिन कुछ एक सूखा घास भी रखना पड़ता है ताकि एक उनका बैलेंस। आपके कहने का मतलब है कि आहार, आवास जी और एक संपूर्ण रख रखाव हमारे पशुपालन का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बरसात में आपको पता है कि इंसान से लेकर के और पशु सभी इसमें ग्रसित होते हैं। हाँ जी। तो जैसे आपने चारे की बात करी कि हरा चारा ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और हम देखते हैं कि अक्सर इसमें हरा चारा दे सकते हैं, लेकिन जैसे बारिश हो रही है गिल्ला नहीं दे सकते ज़्यादा, थोड़ा तो दे सकते हैं आप, लेकिन कंटिन्यू अगर गिल्ला देंगे तो पशु को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उनको अपच हो जाए, फारा हो जाए। हाँ, तो इस तरह का डर रहता है। एक विषाई होता है, वो भी इस टाइम ज़्यादा प्रभाव करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सूखा घास रख लिया या तूड़ी ला के रख दी, तो बीच में जैसे आप दिन में 4 टाइम उनको घास डालते हैं, तो आप 1-2 टाइम गीला भी दे सकते हैं, बाकी 3 टाइम जो सूखा घास देना। और हरा घास देना भी बहुत ज़रूरी है दुधारू पशुओं के लिए, क्योंकि अगर आप हरा चारा उनको नहीं देंगे तो वो दूध में कम हो जाएंगे, दूध कम कर देंगे। जी, बीमारियां कौन कौन सी लगती है, और हम देखते हैं जो हमारे पशु जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, इनको कौन कौन से ऐसे सामान्य रोग होते हैं जिसका निदान आप स्वयं भी कर सकते हैं, बाकी
यदि कोई ज़्यादा बीमारी लगेगी तब तो डॉक्टर को आपको बुलाना ही पड़ेगा। तो सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं? सामान्य रोग जो पशुओं को होते हैं वो सबसे ज़्यादा, कई बार जैसे आजकल बरसात के मौसम में ना हरा घास होता है तो पशु ज़्यादा खा लेता है उसको, तो उनको गैस्ट्रिक हो सकती है, अफारा हो सकता है, अपच हो सकता है। तो उसके लिए आप घरेलू दवाई कर सकते, जैसे काला नमक हो गया, गुड़ हो गया, अजवाइन होगी, इस तरह की एक पेड़ी उनको बना के दो। अगर ऐसा लग रहा है कि इसके पेट में अफारा है पशु के या घास नहीं खा रहा, दूसरा होता है एक बशाई होता है, उसकी दवाइयाँ मिलती है और हमारे लोकल जो है तो उसके झाड़ फूँक भी करते, उससे भी वो बशाई ठीक हो जाता है। या घरेलू कई लोग दवाइयाँ भी जानते हैं तो उनसे दवाइयाँ लेके वो दे सकते हैं। दूसरा, कई बार पशुओं को बुखार आने की भी आजकल संभावना रहती है। और एक खुर का रोग आता है बरसात में, ज़्यादातर गर्मी और बरसात में वो ज़्यादा आता है, तो उसके लिए तो आप जो आपके कोई पशु चिकित्सालय वहाँ से संपर्क करके दवाई। थनैला रोग कॉमन, क्योंकि देखिए गऊ से भैंस से हम जब दूध प्राप्त करते हैं तो थनैला रोग क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। जोशी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। थनैला रोग एक बहुत गंभीर भी है और कोई इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर उसका टाइम से उपचार हो जाए और टाइम से आप देख ले उसको, और उसमें क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या 1-2 दिन रहेगा तो उसका एक थन भी है तो बंद हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक लोकल जो हमारे घरेलू तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि इसका थन सख्त हो रहा है या आपके जैसे ताज़ा सुबह पशु है, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, अगर उसका आप पूरी तरह से दूध नहीं निकाल पाते, उसमें दूध रह जाता है, तब थनैले होने का ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि जब ताज़ा पशु ने बच्चा सूजन वगैरह भी थन में आ जाती है, सूजन आ जाती है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब पत्थर की तरह हो जाएगा। तो इसमें एक घरेलू नुस्खा है जो, मतलब अगर आपने उसके शुरू होते होते ही आपने उस चीज़ को पकड़ लिया, तो जैसे अजवाइन होती है हमारे घर में और मेथी होती है, उन दोनों चीज़ों को भूनना और घी में मिक्स करके उसका मालिश करना और गर्म पानी के पहला सेक देने। गर्म पानी के छींटे भी दे सकते हैं आप, और किसी कपड़े को लेके उसके सेक दिए, फिर उसके बाद उसका मालिश किया, तो 2-3 मालिश करने के बाद आपके जो है तो थनैला रोग ठीक हो जाएगा। और दूध आना, थनैला क्या होता है कि जो पशु के निप्पल होता है उसमें दूध नहीं आता, दूध आना बंद हो जाता है, वो छिद्र होता है, बंद हो जाता है। और जब वो खुलेगा तो एक धागे की तरह एक लंबी लार निकलती है, और जब तक वो नहीं निकली तब तक वो थनैला आपका ठीक नहीं। और इसके लिए मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा बरसात का यदि मान लीजिए गीलापन होगा, पशु बैठ जाएगा, तो कीटाणु कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण ये इस बीमारी उससे कई बार ऐसे चमड़ी के रोग होने का ज़्यादा डर रहता है। जैसे अगर गीला रहेगा तो आजकल मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ काटती है, तो ये भी एक किसानों को बहुत ध्यान रखना, पशुपालकों को जो पशुपालन का काम करते हैं या दूध का काम करते हैं, कि जब पशु को बाहर बांधते हैं तो मक्खियाँ और मच्छर, कई तरह के मच्छर है, तो उनका जो है संपूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी। दर्शकों, देखिए चर्चा बड़ी आसान लगती है, लेकिन इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि कृषि कार्य कठिन है, लेकिन किया जाए जी तो इससे जो कहते हैं ना, सर्वोत्तम कार्य भी कोई नहीं है। बिल्कुल। तभी दर्शकों कहा जाता है कि एन एग्रीकल्चर लाइफ इज़ वन एमिनेंटली कैलकुलेटेड फॉर दी हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन वर्चू। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। शर्मा जी, आपसे भी अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे और दर्शकों से भी, तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।